नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरंभ क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। आज की डेट है 5 मई 2023। लगभग 16 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनके हर एग्जाम में आने की संभावना है। टॉपिक ऐसा है कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। 21 मई को आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स है, उसके अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स से। इसलिए टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ना है और हो सके तो नोट्स भी आपको मेंटेन करते चलना है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये हमारी वेबसाइट है arambhaclass.com नाम से। यहाँ पर हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो आपको 21 मई को है उसके अकॉर्डिंग हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसकी विशेषता आपके सामने है। देखिए, इसमें आपको मिलने वाला है 200 टेस्ट मिलने वाले हैं आपको, लगभग 200 टेस्ट मिलने वाले हैं। इसके अलावा इसमें आपको जो आपके टेस्ट होंगे हिंदी इंग्लिश में होंगे। इसमें आपको आंसर और सॉल्यूशन भी मिलने वाला है, उत्तर व्याख्या सहित। 60 आपके 60 मॉक टेस्ट आपके होने वाले हैं, 60 मॉक टेस्ट, 60 एफएलटी होने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एमपीजीके से 600 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, जो कि बायलिंगुअल है। ये पूरी टेस्ट सीरीज बायलिंगुअल है। इसके अलावा देखें आप तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आपके जो है एमपीजीके से आते हैं, इसलिए इनमें 600 क्वेश्चन इससे कवर किए हैं, एमपीजीके से कवर किए हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर से भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उसको भी हमने कवर किया है। फुली सॉल्व जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनको सभी को हमने इसमें कवर किया हुआ है। इसके अलावा करंट अफेयर्स को भी हमने इसमें कवर किया हुआ है। आपका मंथ वाइज इसमें आपका जो करंट अफेयर्स है इसमें कवर किया हमने 2019 से लेकर वर्तमान तक, यानी 2023 तक पूरा आपका जो करंट अफेयर है 2019 से लेकर वर्तमान तक का 2023 तक का जो भी आपका करंट अफेयर है मंथ वाइज हमने इसमें कवर किया हुआ है। काफ़ी अच्छा पैकेज है। इसके 4 पैकेज हैं। देखिए, इसके 4 पैकेज हैं। 299 फॉर 1 मंथ, 399 फॉर 3 मंथ, इसके बाद 599 फॉर 6 मंथ और 799 फॉर 1 ईयर। ठीक, जो आपको जमे अपने हिसाब से आप परचेस करिए और आपकी तैयारी शुरू करिए। टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। जैसा आपको लगे आप परचेस करिए। बहुत ही शानदार पैकेज है। आज ही तुरंत इसे परचेस करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप कर लीजिए। ठीक है, टाइम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हमारी एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको मिलने वाला है डेली करंट अफेयर, साथ में टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करिए और आपकी तैयारी शुरू करिए। टाइम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन आपके सामने यह है कि भैया हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक से रिपोर्ट जारी करी है। देखो, आपसे क्वेश्चन क्या बनता है कि किस संस्था, क्वेश्चन आपसे कैसे बनते हैं कि स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये किसने जारी किया है। तो किसने जारी, संस्था ने जारी किया है, तो आपका आंसर है WMO। क्या है ये? वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इन्होंने ये जारी किया है। ये क्या है? तो इनका जो आपका जो WMO है, इसके बारे में क्वेश्चन कैसे बने हैं, इनका फुल फॉर्म पूछा गया है और इनकी स्थापना कब हुई है। तो 23 मार्च को इनकी 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई है। क्या उद्देश्य है, कितनी संस्था है? 193 इनके मेंबर है। ठीक, 193 इनके मेंबर है वर्तमान में। और तो क्वेश्चन क्या था मेरा आपसे? क्वेश्चन ये था कि स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक से रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आपका आंसर है WMO। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन समझना आपको, उसके बाद ही आप आंसर दे पाओगे। ठीक, तो किसने जारी किया था? WMO ने। तो WMO का फुल फॉर्म आपके सामने है, स्थापना कब हुई आपके सामने है, और कितने मेंबर हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जो आपका WMO है, इसका फुल फॉर्म पढ़ लिया था हमने। 1950 में 23 मार्च को इनकी स्थापना होती है WMO की, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, जो कि आता है स्विट्जरलैंड में, ये आता है जेनेवा। इसके बाद 193 मेंबर हैं। इसके बाद ठीक स्टेट एंड टेरिटरीज के मेंबर हैं, 6 मेंबर की संस्था है। इसके अलावा देखें इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन, वैश्विक रूप से सभी का सहयोग प्राप्त करना उद्देश्य है। किस दिशा में? इन द फील्ड ऑफ मेटियोरोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड ज्योग्राफिकल साइंस
साइंसेस, ठीक। इस सभी फील्ड में सभी का सहयोग साथ में हो, सभी साथ में मिलकर काम करें, तभी इस दिशा में कोई विकास कार्य हो पाएगा, ठीक। बात क्लियर है। तो आपका डब्ल्यूएम है कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, कितने, इसकी स्थापना कब हुई, कितने मेंबर हैं, ठीक। और इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सभी आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके अलावा देखें अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सिंपल क्वेश्चन है, स्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक किसने लिखी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आपके सामने है, देखो इसका आंसर है अमिताभ घोष, इसके राइटर है। ये क्वेश्चन आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आने वाला है, ध्यान से पढ़ना इसको, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि भैया इस बुक के लेखक कौन है, ठीक। तो आपको क्वेश्चन क्या है, स्मोक्स एशेज के लेखक कौन है, तो अमिताभ घोष जो है, ये आपके सामने पिक्चर इनकी है, पिक है, अमिताभ घोष इसके राइटर है। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है। इतना काफा क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर जापान है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है। सिंपल इसका आंसर है आपके सामने है पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया क्या है, एक राज्य है उत्तर अमेरिका, ठीक। दो जो आपका अमेरिका है, दो पार्ट इसके हैं, दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका। तो आपको जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें यूएसए में एक राज्य है, यूएसए में 50 राज्य पड़ते हैं, तो 50 राज्य में एक राज्य है आपका पेंसिल्वेनिया, ठीक है। यहाँ पर आपका कनाडा है, ये मैक्सिको, ऊपर यहाँ साइड में ये आपका नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर एक राज्य है, इसका नाम है पेंसिल्वेनिया। तो वहाँ पर दिवाली की आधिकारिक छुट्टी की घोषणा की गई है। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देख क्वेश्चन ये है कि टी20 मैचों में सबसे तेज ओवरऑल 200 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज, ठीक। ओवरऑल बात हो रही है, ओवरऑल सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो आपके सामने आंसर है शाहीन अफरीदी। ये पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, शाहीन अफरीदी जो है, ठीक। सबसे कम उम्र में सबसे तेज 200 विकेट, सबसे तेज, सबसे युवा 200 विकेट लेने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं। तो आपके आंसर सामने है शाहीन अफरीदी, पाकिस्तानी खिलाड़ी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक। इसके बाद देखें, किस राज्य ने लोगों के लिए हाल ही में महंगाई राहत शिविर शुरू किया है। आंसर आपके सामने राजस्थान में हुआ है। क्या हुआ है, राजस्थान में 25-24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप चालू किया गया है, चुनाव के दिशा में किया गया कार्य है ये। इसमें लगभग 10 योजनाओं को उसमें लागू किया गया है, जनता को 10 योजनाओं का लाभ देने का इसमें प्रयास किया गया है, इसका उद्देश्य है। अब कौन कौन सी योजना देखो जरा इसमें अब 500 रुपये में 76 लाख परिवारों के लिए जो आपका गैस सिलेंडर है उसकी व्यवस्था की गई है। इसके बाद हर घर तक 100 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री राशन इसमें मिलेगा। 125 दिन का रोजगार, 1000 रुपये माह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा इसमें। इसके अलावा शहरी इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना मिलेगी इसमें, 1000 माह न्यूनतम पेंशन मिलेगी इसमें, और पशुपालकों को 40,000 रुपये का पशु बीमा, और चिरंजीवी बीमा अब 25 लाख रुपए का होगा। इसके अलावा चिरंजीवी दुर्घटना बीमा अब बढ़कर 10 लाख रुपए, ठीक। तो इन सभी योजनाओं का लाभ के हिसाब से महंगाई राहत कैंप के आधार पर के माध्यम से इन सभी का लाभ जनता को देने का प्रयास, ठीक। तो क्वेश्चन था कि महंगाई राहत शिविर किस राज्य में किया गया, तो राजस्थान इसका आंसर है, ठीक। अब देखिए जरा इसमें, हाल ही में किस देश का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया। देखिए जापान का एक प्राइवेट एक स्टार्टअप है आई स्पेस नाम का। तो उन्होंने प्रयास किया कि एक लैंडर को लॉन्च किया उन्होंने। उनका प्रयास था कमर्शियल, उनका उस देश का पहला कमर्शियल ये प्रोजेक्ट है। और किसने इसको लॉन्च किया, तो एक प्राइवेट स्टार्टअप है आई स्पेस, तो उन्होंने इस काम को किया है, ठीक। तो जापान के आई स्पेस ने अपने इस हेकाटोर क्या हेकाटू आर, कौन सा है ये, हे का टू
आर, इसका नाम जो आपका ये प्रोजेक्ट है इसका नाम है हकूटो आर। हकूटो आर, ये थोड़ा सा नाम अजीब सा है, हकूटो आर। हकूटो आर को लॉन्च किया गया है। ठीक, तो किसने, तो प्राइवेट एक संस्था है, प्राइवेट स्टार्टअप है, स्पेस आई स्पेस ने इसको लॉन्च किया है। हकूटो आर मिशन को स्पेस एक्स के फाल्कन, तो किसने लॉन्च किया है कि फाल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। इस मिशन का नाम हकूटो क्यों रखा गया है, क्योंकि हकूटो का संबंध होता है, उसका मतलब होता है खरगोश, सफ़ेद खरगोश का संदर्भित नाम है ये, और जो जापान लोक कथाओं के अनुसार मून पर रहता है। ठीक, तो हकूटो उसका नाम क्यों रखा गया है, हकूटो नाम क्यों रखा गया है कि जापान में लोक कथाओं में सफ़ेद खरगोश का नाम आता है, तो उसी के लिहाज से इसका जो हकूटो, इसका मतलब होता है सफ़ेद खरगोश। ठीक, तो चूंकि इनकी कहानियों में नाम आता है तो उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया है हकूटो। बात क्लियर है। ठीक, तो ये जो मिशन है जापान का पहला, अब तक का पहला कमर्शियल मिशन है, इसका नाम है हकूटो आर। इसको लॉन्च किया गया है फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया है, और इसके अतिरिक्त इतना काम का है। ठीक, इतना पर्याप्त है। ठीक, तो आपका आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन आपका था कि अब तक, क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश ने कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया है। इसका आंसर जापान है। ठीक है, जापान का पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट है, उसका नाम है हकूटो आर। इसे फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया है। चलिए, इसके बाद देखें इसके बाद सिप्री SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है। ये एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, सिप्री। तो ये वैश्विक स्तर पर चेक करते हैं कि किस देश ने अपने हथियारों के अपग्रेडेशन पर कितना पैसा खर्च किया है। बात क्लियर है, किस देश ने अपने हथियारों के सशस्त्र बलों के विकास पर, के अपग्रेडेशन पर कितना पैसा खर्च किया है, ये उसका सर्वे करते हैं। ठीक, क्या है फुल फॉर्म, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री, इसका फुल फॉर्म है। ठीक, काम क्या करते हैं, वैश्विक स्तर पर हथियारों पर किस देश ने कितना पैसा खर्च किया है, तो इसका होता है। तो क्वेश्चन ये है कि रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष स्थान पर है। इसका आंसर है अमेरिका। देखिए, आपके सामने एक चार्ट है, देखिए जो उसमें वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, यानी मिलिट्री, अपनी सेना के लिए किस देश ने कितना पैसा खर्च किया है सशस्त्र बल पर या हथियारों पर, ये 2022 की रिपोर्ट है। देखिए, यूएसए ने लगभग 39% खर्च किया है, 39% हथियारों पर, सेना के लिए 39%। बात क्लियर है। इसके बाद आता है चाइना ने लगभग 13% खर्च किया है सेना पर। बात क्लियर है। अगर आप भारत की बात करें तो भारत की पोजीशन है 3.6, भारत ने इस पर 3.6 पैसा खर्च किया है। इसके अलावा देखें, रशिया की बात करें तो 3.9 पैसा इसमें खर्च किया गया है। बात क्लियर है। और देखिए, हम लोग यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन ने इसमें 2.0। ठीक, तो आपका सबसे टॉप पर अमेरिका है, चाइना के 13% है। भारत की बात करें तो 3.6 पैसा परसेंटेज इन्होंने व्यय किया है सशस्त्र बलों पर, सैन्य। चलिए, 24 अप्रैल को वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट, क्या है ये, वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट, सेना पर किसने कितना पैसा खर्च किया। ठीक, चलिए, इतना पर्याप्त है इसमें। अब देखें, इसमें किस अभिनेत्री को हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर है विद्या बालन। अवार्ड कौन सा है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ठीक, इसका आंसर है विद्या बालन, इनको यह अवार्ड मिला है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश में कहां पर जीरो शेडो डे का अनुभव किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है आपके सामने है, कॉन्सेप्ट है जीरो शेडो डे। इसका मतलब है कि परछाई का ना बनना। ऐसा कब होता है, जब सूर्य आपके एकदम सिर पर होता है, एकदम ऊपर होता है, तब ऐसी कंडीशन बनती है। ठीक, तो साल में लगभग 2 बार ऐसा होता है, नॉर्मली डेली ऐसा होता है, लेकिन ऐसा परछाई ना बनना ये काफ़ी ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो साल में 2 बार कुछ स्थानों पर
किसी मात्र एक स्थान पर ऐसा होता है कि परछाई बिल्कुल नहीं बनती है। तो साल में लगभग 2 बार ऐसी कंडीशन बनती है। अभी की बात करें तो 25 अप्रैल को 25 अप्रैल को बेंगलुरु में 25 अप्रैल को बेंगलुरु में 12:17 पर 25 अप्रैल को बेंगलुरु में 12:17 पर ऐसी कंडीशन बनी कि बिल्कुल भी परछाई बनना पूरी तरह से बंद हो गई, सिर्फ 1 मिनट के लिए। ये समय काफ़ी कम होता है, तो मात्र 1 मिनट के लिए ऐसी कंडीशन बनी कि परछाई बनना पूरी तरह से बंद हो गया। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो उसको बोलते हैं जीरो शेडो डे। ठीक, तो 25 अप्रैल को जीरो शेडो डे बना था बेंगलुरु में। क्वेश्चन बनेगा आपसे, देखिए ये बच्चे खड़े सर्कल में, सबकी परछाई नीचे बन रही है। जिससे हम खड़े होते हैं तो मेरी परछाई सामने बनेगी, पीछे बनेगी, इस तरफ या इस तरफ, लेकिन नीचे नहीं बनेगी। तो इनकी जो परछाई है बिल्कुल इनके नीचे बन रही है। बात क्लियर है? ठीक, ना आगे ना पीछे। देखिए घड़ी, देखिए आप, जो घड़ी है इसकी परछाई ना यहाँ बन रही है ना यहाँ बन रही है। तो इसको बोलते हैं जीरो शेडो डे। कहाँ बना था? बेंगलुरु में। रो शेडो एक खगोलीय घटना है, इस दौरान कुछ समय के लिए परछाई बननी बंद हो जाती है। ठीक, चलिए, तो कहाँ की बात है? ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन का आंसर है कहाँ हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर है बेंगलुरु। इसका आंसर है बेंगलुरु में ऐसा हुआ था। 12:17 पर ऐसा हुआ था। मात्र ये घटना घटी थी, हुआ था जो 1-1.5 मिनट के बाद समाप्त हो गया। बात क्लियर है? चल, इसके बाद हाल ही में कहाँ पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का पता चला है? अब बात यह है, इसका आंसर है मेक्सिको में ऐसा हुआ है। देखो, अब जानना कि होता क्या है। देखिए, समुद्र के तट पर, यानी कि समुद्रीय के तटीय क्षेत्रों में ये होता है। होता क्या है? समुद्र के तटीय क्षेत्रों में एक गहरा गड्ढा, इसको बोलते हैं सिंक होल, बोलते हैं सिंक होल होता है। काफी गहरा गड्ढा होता है। इसकी गहराई होती है लगभग 900 फीट। ये जो आपको अभी दूसरा जो ब्लू होल मिला है, इसकी गहराई है 900 फीट। कितनी है? 900 फीट, बहुत गहराई है। ठीक, तो क्या होता है, ये समुद्र के तट पर एक काफी गहरा गड्ढा होता है, सिंक होल होता है, जो काफी गहरा होता है। ये बनता कैसे है? ये बनता कैसे है? देखो, जब पानी चूने से मिलता है तो चूना काफी स्पीड से पिघलता है। बात क्लियर है? तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर काफी मात्रा में चूना होगा, यहाँ पर काफी मात्रा में चूना होगा। तो जब पानी चूने से मिला होगा तो चूना काफी स्पीड से पिघला होगा, और उसके पिघलते पिघलते काफी गहरा गड्ढा बनता चला जा रहा है। उसको बोलते हैं ब्लू होल। ठीक, तो ये दूसरे नंबर का, देखो जो आपका मैंने क्या बोला इसमें कि दुनिया का दूसरे का सबसे बड़ा, सबसे गहरा ब्लू होल मिला है। इसकी गहराई है 900 फीट। तो पहला कौन सा है? दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन होल नाम से 2016 में मिला था। तो 2016 में दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन होल नाम का सबसे पहला ब्लू होल मिला था। इसकी गहराई है 980 फीट। कितनी है? 980 फीट। और जो अभी मिला है इसकी गहराई है 900 फीट। कहाँ मिला? ये मेक्सिको में मिला है। मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप है, वहाँ पर युकाटन प्रायद्वीप, वहाँ पर इसकी खोज की गई है। बात क्लियर है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है तामजा। तामजा का स्थानीय भाषा में नाम होता है गहरा पानी। तो आपका तामजा है, इसका स्थानीय भाषा में नाम होता है गहरा पानी। बात क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन क्या था कि वर्तमान में दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल का पता चला कहाँ पर है? तो ये मेक्सिको में है। मेक्सिको में कहाँ पर है? वहाँ पर युकाटन प्रायद्वीप है, वहाँ पर इसकी खोज हुई है। ये होता क्या है? समुद्र के तटीय क्षेत्र में काफ़ी गहरा सिंक होल गड्ढा होता है, जो काफ़ी गहरा होता है। बनता कैसे है? चूने और पानी के संगम से चूना काफ़ी स्पीड से पिघलता है, उसके पिघलते पिघलते काफ़ी गहरा गड्ढा बन जाता है। ठीक, यहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचती है, उसके बाद भी कई सारे जीवधारी अंदर निवास करते हैं। ठीक, चलिए, तो ये हो गया आपके सामने क्या है? इसका नाम है तामजा। तामजा इसका नाम है, इसका मतलब होता है गहरा पानी। बात क्लियर है? और पहले की बात करें, इससे पहले मिला था 2016 में, वो आपका है ड्रैगन होल, दक्षिण चीन सागर में उसकी खोज की गई थी। ठीक, तो पहला आपका दक्षिण चीन सागर में है ड्रैगन होल, दूसरा मेक्सिको में है युकाटन प्रायद्वीप में, इसका नाम है तामजा। क्लियर है बात? चलिए,
आगे बढ़ लेते हैं। हाल ही में माणा को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? देखो, ये जो आपका माणा गांव है ये उत्तराखंड की सीमा, उत्तराखंड और आपका जो तिब्बत है उसकी सीमा पर आता है। उत्तराखंड का एकदम लास्ट गांव है। इसको बोलते हैं भारत का आखिरी गांव, क्योंकि ये एकदम तिब्बत की सीमा पर बसा हुआ है। जो आपकी चाइना है उसकी सीमा पर आता है, तो उसको बोलते हैं भारत का सबसे आखिरी गाँव। लेकिन 21 अक्टूबर 2022 को जब मोदी जी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि अब ये देश का आखिरी गांव नहीं कहलाएगा, इसको देश का पहला गांव कहा जाएगा। बात क्लियर है? भारत चीन सीमा पर बसे उत्तराखंड के सीमांत गांव माणा को सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने भारत के प्रथम गांव के रूप में घोषित किया है। तो मोदी जी यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कहा था अब इसे भारत का प्रथम गांव कहा जाएगा, आखिरी गांव नहीं कहा जाएगा। 21 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी ने अपने माणा दौरे के दौरान कहा था कि सीमाओं पर बसे, जो आपकी सीमा होती है, आपका जो भारत देश की सीमा होती है, उस पर बसे गांव को अब बसा हर गांव देश का पहला गांव कहा जाएगा या है। बात क्लियर है? तो आपको जो माणा गांव है इसकी जो लोकेशन देखिए, आपको देखिए ये भारत का मैप है, ठीक। यहाँ पर आता है उत्तराखंड, ये आपका उत्तराखंड आता है, इससे एकदम यहाँ पर तिब्बत है, ये आपका तिब्बत है, ठीक। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर उत्तराखंड की एकदम आपको उत्तराखंड है, इसकी सीमा पर, ये आपकी सीमा उत्तराखंड की है, या तिब्बत, यहाँ पर आपका आता है माणा गांव। काफ़ी हाइट पर है और काफ़ी कहानियां हैं। ऐसे कहते हैं कि पांडव यहीं से होकर जो आपका स्वर्ग है वहां पर गए थे, ठीक। पांडव यहीं से होकर स्वर्ग गए थे। और भी कहानियां हैं, जो आपका गणेश जी हैं उनका भी संबंध यहाँ से है। तो काफ़ी कहानियां यहाँ पे प्रचलित हैं, तो काफ़ी महत्व है माणा का। तो जो माणा है बेसिकली कहाँ आता है? उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर बसा हुआ है। ये इसको देश का आखिरी गांव कहते थे, लेकिन मोदी जी ने कहा कि अब ये देश का पहला गांव कहलाएगा। तो क्वेश्चन बनेगा आपसे कि देश का पहला गांव कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? माणा, जो कि उत्तराखंड में आता है, तिब्बत की सीमा से लगा हुआ है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन ये। और BRO ने इसे घोषित किया है। BRO क्या है? BRO आपका जो है सीमा सड़क संगठन। चलिए, ये जानकारी आपके सामने है कि इसका विकास क्यों हो रहा है, कौन सी योजना है इसके तहत किया गया है। चलिए, अब देखिए इसमें हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर शारजाह स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? एक वहाँ पे स्टेडियम में बहुत सारे स्टैंड होते हैं, तो सबका नाम अलग अलग होता है, ठीक। तो किस शारजाह स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है, किसके नाम पर? सिंपल आंसर इसका है, इसका नाम है सचिन तेंदुलकर, ठीक। तो UAE संयुक्त अरब अमीरात में एक स्टेडियम है, इसका नाम है शारजाह स्टेडियम। क्वेश्चन बनेगा कि शारजाह स्टेडियम कहाँ पर है? तो आंसर है UAE संयुक्त अरब अमीरात में ये पड़ता है। और यहाँ पर एक स्टैंड है इस टाइप का, उसका नाम रखा गया सचिन तेंदुलकर स्टैंड, शारजाह क्रिकेट। बात क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन ये। यहाँ की कहानी क्या है, इसका संबंध क्या है इससे? तो 1998 24 अप्रैल 1998 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोका कोला कप फाइनल मैच में 131 गेंद पर 134 रन की मैच विनिंग पारी खेली थी। अभी आपसे क्वेश्चन बन गया कि अभी हाल ही में जिस स्टेडियम का नाम, एक स्टैंड का नाम रखा गया इनके नाम पर, उसका संबंध क्या है? वहाँ पर सचिन ने कब मैच खेला था? तो 24 अप्रैल 1998 को यहाँ पर किसके खिलाफ खेला था? तो आपको जो ऑस्ट्रेलिया है उसके खिलाफ खेलते हुए 131 रन की गेंदों पर 134 रन बनाए। ये काम का नहीं है, काम का ये है कि मैच कब हुआ था और किसके खिलाफ। तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। और इस कप का नाम क्या था? तो कोका कोला कप, ये फाइनल मैच था, ठीक। तो ये स्टेडियम कहाँ पर है? UAE में है। यहाँ पर 1998 मैच हुआ था, कोका कोला कप हुआ था, किसके खिलाफ? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। बात क्लियर है? बहुत सिंपल है। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भैया किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो सिंपल सा है कि वन विहार में किस राज्य ने, ये कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में आता है, तो इसका आंसर मध्य प्रदेश हो गया। तो वहाँ पर तो क्वेश्चन ये है कि भी किस राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान में प्लास्टिक के यूज को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है? तो आपका आंसर है मध्य प्रदेश का वन विहार में ऐसा हुआ है, ठीक। चलिए, अच्छा स्टेप है ये। हाल ही में कहाँ पर 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया गया है? तो आंसर मणिपुर है। तो मणिपुर में क्या हुआ था कि आज से कई साल पहले 1891 में
1891 में वहाँ पर एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था, तो उसी की याद में वहाँ जो जवान शहीद हुए थे उनकी याद में ये पर्व होता है। मणिपुर के थाउबल जिले के खोंगजोम में वर्ष 1891 में हुए एंग्लो मणिपुर युद्ध की याद में। ठीक, तो क्वेश्चन बनेगा आपसे कि एंग्लो मणिपुर युद्ध कब हुआ था। इसका आंसर है 1891 में हुआ था, की याद में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्यपाल अनुसुईया उइके, ठीक, कौन मुख्यमंत्री कौन है, बीरेन सिंह, और राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके, ने खेबा चिंग में आयोजित एक समारोह में युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि दी है। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन है, खोंगजोम दिवस कब होता है, 23 अप्रैल को। कहाँ पर होता है, मणिपुर में होता है। क्यों होता है, क्योंकि 1891 में यहाँ पर मणिपुर एंग्लो युद्ध हुआ था, तो उसकी याद में ये पर्व मनाया जाता है। बहुत सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहां पर भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दी है। देखिए, अभी भारत का पहला जल मेट्रो जो आपकी परियोजना है उसको लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन बनेगा आपसे कि इसको कहां पर लॉन्च किया गया है। तो उसको केरल में कोच्चि बंदरगाह पर इसे लॉन्च किया गया है। ये भारत की पहली जल मेट्रो सेवा है। ठीक, भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना है। केरल के कोच्चि बंदरगाह पर इसे लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को केरल के बंदरगाह शहर कोच्चि के आसपास के 10, इसका उद्देश्य क्या है, जो आपका कोच्चि बंदरगाह के आसपास के 10 छोटे द्वीप को जोड़ना आपस में इसका उद्देश्य है। आसपास के 10 छोटे द्वीपों को जोड़ने वाली देश की पहली जल मेट्रो की हरी झंडी दिखाएंगे। मेट्रो परियोजना कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं के साथ शुरू होगी। बात क्लियर है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, सभी को पढ़ना है, याद करना है, रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं, तभी आप एग्जाम में याद कर पाओगे और सही आंसर टिक कर पाओगे। अगला वीडियो बहुत जल्दी आपका आने वाला है। मध्य प्रदेश से होगा, भूगोल से होगा, साइंस से होगा, पॉलिटिक्स से होगा, सभी पढ़ने वाले हैं। बस पढ़ते रहिए, फोकस करते रहिए। आपका 21 मई का एग्ज़ाम है, तैयारी करते रहिए।